मैं जब सोकर उठा तो तब घड़ी में शाम के 6:30 बज रहे थे। हालांकि दोपहर के वक्त मैं जल्दी सोता नहीं हूं, मगर गांव आकर पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हर दोपहर मेरी आंख लग जाती है। नींद से जागकर अभी मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि तभी मेरा छोटा भाई चलते हुए मेरे पास आया और बोला, उठ गए भैया आप? क्या हो गया आपको? आप तो दोपहर को कभी सोते नहीं थे। इस पर मैंने कहा, पता नहीं क्या हो गया है, शहर से गांव आकर रोज दोपहर को सो जाता हूँ। अच्छा सुन, तू बाजार से सामान लेकर आ गया क्या? इस पर छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, बस अब जा ही रहा हूँ। तो मैंने कहा, तू रहने दे, आज मैं बाजार होकर आता हूँ, जा सामान की पर्ची ले आ। जिसके बाद छोटे भाई ने मेरे हाथों में सामान की एक लंबी पर्ची थमा दी। मैंने पर्ची लेकर अपने जेब में रखा और भाई की खटारा साइकिल उठाकर बाजार की तरफ चलता बना। ठंड का मौसम होने की वजह से लगभग अंधेरा हो चुका था। हमारे घर से बाजार की दूरी यहीं कोई 2-3 किलोमीटर की रही होगी। साइकिल चलाकर मैं कुछ आधा एक घंटा में बाजार पहुंच गया, मगर बाजार पहुंचकर मैंने जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। बाजार की 90% दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन इतनी जल्दी सारी दुकानें बंद कैसे हो गईं? खैर, मैं एक खुली दुकान के पास गया जिसका दुकानदार मेरी ही गांव का था। पहले तो उस दुकानदार ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर जब मैंने अपना परिचय दिया तो वो मुझे पहचान गया। तभी मैंने उस दुकानदार यानी भरत काका से कहा, काका, ये सारी दुकानें इतनी जल्दी बंद कैसे हो गई? ये तो रात तक खुली रहती थी ना पहले। इस पर भरत काका ने कहा, पहले की बात ही कुछ और थी, अब सब कुछ बदल गया है। चोर डकैत की बड़ी दहशत फैल गई है हमारे बगल के गांव में। मैं भी दुकान बंद करके बस अब जा ही रहा हूं। इस पर मैंने भरत काका से कहा, पर पहले तो ये सब नहीं था, अब क्या हो गया? तो भरत काका ने कहा, पता नहीं क्या हो गया है। लाओ पर्ची दिखाओ, जल्दी जल्दी सामान दे देता हूं, फिर मुझे भी जाना है। लिहाजा मैंने सामानों की पर्ची भरत काका को पकड़ा दी और बाजार में थोड़ा इधर उधर टहलने लगा। बाजार पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। खैर, कुछ देर के बाद भरत काका ने सारा सामान थैले में भरकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने उन्हें पैसे चुकाए और अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ चलता बना। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रास्ते पर मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर, एक जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। स्ट्रीट लाइट तो दूर, रास्ता भी कच्चा था, जिस वजह से साइकिल चलाने में मुझे काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि घर से निकलते वक्त मेरे छोटे भाई ने मुझे एक बैटरी टॉर्च पकड़ा दिया था, जो कि अभी इस रास्ते पर मेरे काम आ रहा है। उस कच्चे रास्ते के अगल बगल जंगल होने की वजह से रात कीड़ों की आवाजें काफी तेजी से मेरे कानों में आ रही थी। चलते चलते मैं अब गांव के इकलौते शमशान के पास आ गया था। अभी मैं शमशान के पास से गुजर ही रहा था, तभी मैंने देखा कि शमशान के अंदर एक लाश जल रही है। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस लाश के आसपास कोई नहीं था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक चिता पूरी तरह से ना जल जाए तब तक परिजनों को वहां से नहीं हटना चाहिए। तो फिर इस लाश के परिजन कहां चले गए? उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी साइकिल को शमशान के बाहर रोककर टकटकी बांधे उस लाश को देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद मुझे जब ध्यान आया तो मैं साइकिल लेकर वापस अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों मुझे अब काफी अजीब सा लगने लगा था। मुझे मेरी साइकिल अपने आप ही भारी लगने लगी थी।
मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि ऐसा नहीं हो सकता था, मगर फिर भी मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि कहीं कोई साइकिल के पीछे बैठा तो नहीं है। मगर साइकिल के पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। यही सोचकर मैं वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मेरी साइकिल के हैंडल पर सामानों का थैला लटक रहा था, शायद इसलिए साइकिल भारी लग रही होगी। मन में उमड़ते सवालों को इसी जवाब से शांत करके मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। शाम अब रात का रूप ले चुकी थी। आसमान पर चांद निकल आया था, मगर रास्ते के अगल बगल घना जंगल होने की वजह से चांद की रोशनी रास्ते तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से आती एक आवाज ने मुझे अंदर तक झिंझोड़कर रख दिया। पारस, मुझसे बात भी नहीं करेगा? आवाज सुनते ही मैं साइकिल रोककर तुरंत पीछे पलटा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मेरी साइकिल के पीछे मेरी इसी गांव का एक दोस्त रमेश बैठा हुआ था। रमेश को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये मेरी साइकिल के पीछे कब बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक तो साइकिल के पीछे कोई भी नहीं था। तभी मैंने कहा, रमेश, तू कब बैठ गया साइकिल में? इस पर रमेश ने कहा, मैं तो शमशान के पास ही तेरी साइकिल में बैठा हुआ था, तूने ही नहीं देखा। अच्छा, एक काम करेगा? इस पर मैंने कहा, क्या? बोल, मैं कर दूंगा। तो इस पर रमेश ने कहा, ये बैग ले जाकर मेरे घर पर दे देगा? इस पर मैंने कहा, हाँ चल, तू भी चल रहा है ना? तो रमेश बोला, नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता, तू जाकर दे आ। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर रमेश अपने ही घर में क्यों नहीं जा सकता, मगर मैं और रमेश इतने अच्छे दोस्त थे कि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। और वैसे भी रमेश के पिताजी को मिले बहुत दिन हो गए, तो उनसे मिलने का ये अच्छा मौका रहेगा। यही सब सोचकर मैंने रमेश को हाँ कर दिया और बोला, ये बैग तो मैं अभी पहुंचा दूंगा, पर ये बता, तू घर क्यों नहीं जा रहा? मगर इस पर रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया और साथ ही उसका चेहरा थोड़ा उतर सा गया। मैं समझ गया कि रमेश ने जरूर घर पर झगड़ा किया होगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा ही करता था। जिसके बाद मैंने रमेश के हाथों से वो बैग लिया और साइकिल की हैंडल पर लटकाकर आगे बढ़ने लगा। मैं वहां से कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरे जहन में पता नहीं क्या आया। मैं साइकिल चलाते हुए ही रमेश को देखने के लिए पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पीछे रमेश कहीं पर भी नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है? रमेश इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकता है? खैर, मुझे लगा शायद कहीं चला गया होगा। जिसके बाद मैं रमेश के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। चूंकि रमेश का घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं कुछ मिनटों में ही उसके घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था, लिहाजा मैं साइकिल से नीचे उतरकर घर के दरवाजे पर गया और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। कुछ देर दरवाजा पीटने पर रमेश के पिताजी ने दरवाजा खोला। पहले तो मैंने काका के पांव छुए, फिर रमेश के दिए गए बैग को उन्हें पकड़ाते हुए कहा, काका, अभी रास्ते में मुझे रमेश मिला था, उसी ने ये बैग दिया। और क्या हुआ, रमेश घर क्यों नहीं आ रहा? फिर उसने झगड़ा किया क्या? मुझसे ये सुनते ही पता नहीं रमेश के पिताजी को क्या हो गया। वो एकदम से सुन्न पड़ गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद जब उनको होश आया तब उन्होंने कहा, रमेश, पर वो कैसे हो सकता है? रमेश को मरे तो आज 3 दिन बीत चुके हैं। इतना कहकर रमेश के पिताजी ने तुरंत उस बैग को खोला तो उस बैग में
काफी सारे पैसे और गहने वगैरह थे। रमेश के पिताजी की आंखें नम हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काका क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद काका ने बताया, दरअसल रमेश की बहन की शादी लगने वाली थी। रमेश घर के सारे गहने और जेवर वगैरह दूसरे गांव में बेचने जा रहा था, मगर तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। सारे जेवर वगैरह उन्होंने लूटे ही साथ रमेश को जान से मार डाला। काका की सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मुझे पूरा मामला समझ आ गया। दरअसल रमेश की आत्मा ने ये जेवर पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे इसलिए दी क्योंकि मैं उसका काफी अच्छा दोस्त था और वो जानता था कि मैं उसके साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से रमेश ना तो मुझे कभी दिखा और ना ही किसी और ने उसे देखा, मगर मरने के बाद भी रमेश ने मुझे ये बता दिया कि मैं ही उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऑटो से उतरने के बाद मैं भागता हुआ स्टेशन में दाखिल हुआ। सीढ़ियां चढ़कर उतरकर जब तक मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा, तब तक मेरी ट्रेन आधा प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। मैंने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की एक आखिरी कोशिश भी की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास सिवाय यहाँ पर रात गुजारने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे घर की तरफ जाने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। थका हारा मैं प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर बैठ गया और जोर जोर से हांफने लगा। तब रात के 8:30 बज रहे थे और ठंड का आलम तो ये था कि मेरे हांफते वक्त मुंह से धुआं निकल रहा था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि आगे क्या करूंगा। दरअसल मैं यहाँ यानी इस पतालपुर गांव में किसी काम के सिलसिले से आया था। काम निपटाते निपटाते रात हो गई और अभी कुछ देर पहले आखिरी ट्रेन भी छूट गई। एक बार को तो मैंने सोचा यहीं इसी बेंच पर लेटकर किसी तरह से रात कटा देता हूं, मगर तभी एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तो और वो स्टेशन इतना छोटा था कि उसमें कोई वेटिंग रूम भी नहीं था। ये तो पक्का था कि मैं स्टेशन में नहीं रुकने वाला। लिहाजा मैं स्टेशन से बाहर निकलकर आसपास कुछ ढूंढने लगा, कोई ऐसी जगह जहां मैं रात भर बिना किसी तकलीफ के सो सकूं। मगर मेरे आसपास मुझे खाली रास्ता और बंद दुकानें ही नजर आ रही थी। कोहरे ने चारों तरफ अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं आगे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंधों पर पीछे की तरफ से किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं चौंकते हुए तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे मेरी ही उम्र का एक आदमी खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उस आदमी ने ही कहा, यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं काफी हैरान हुआ कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं होटल ढूंढ रहा हूं। खैर, मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला कि मैं होटल खोज रहा हूं? इस पर वो आदमी बोला, मुझे सब पता चल जाता है। हालांकि होटल तो नहीं, पर एक जगह है जहां आप रात गुजार सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूं उस जगह पर। चूंकि उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया। जिसके बाद वो आदमी मुझे एक रास्ते पर कहीं ले जाने लगा। वो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल ही नजर आ रहे थे। बाकी ना तो कोई घर था
और ना ही कोई दुकान। फिलहाल किसी भी तरह से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उस तरफ कोई होटल होगा भी, मगर मैं उस वक्त लाचार था, इसलिए उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद रास्ते से थोड़ा हटकर मुझे एक 2 मंजिला इमारत नजर आने लगी। तभी मेरे आगे चल रहे उस आदमी ने मुझे उंगली के इशारे को उस इमारत की तरफ दिखाते हुए मुझसे कहा, यही है वो घर, आप यहाँ रात भर रह सकते हैं। मुझे उसी वक्त भाड़े की बात कर लेना ठीक लगा। फिर जब मैंने उस आदमी से भाड़े के लिए पूछा तो उसने कहा, जी हम किसी से भाड़ा नहीं लेते, बस हमारा एक नियम है, अगर आप एक बार इस घर में अंदर चले गए तो कल सुबह से पहले बाहर नहीं निकल सकते। मैंने सोचा कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी ठंड में बाहर निकलेगा। ऊपर से मुझे मुफ्त में रात गुजारने की जगह मिल रही थी, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को हाँ बोल दिया। थोड़ा और चलकर हम लोग उस घर के नजदीक पहुंचे। घर की हालत ना तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और ना ही काफी ज्यादा बुरी, मतलब ये कि रहने लायक था। फिर उस आदमी ने घर के दरवाजे पर लटक रहे ताले को खोला और हम दोनों घर के अंदर गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तो इस पर वो आदमी बोला, लाइट नहीं है यहाँ पर। खैर जैसे तैसे वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, आप आराम से यहाँ पर सो जाइए, मैं बाहर ही बैठा हूं, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार आवाज लगा दीजिएगा। इतना बोलकर वो आदमी उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और चुपचाप कमरे में लगी पलंग पर जाकर लेट गया। तभी मैंने एक अजीब बात नोटिस की। मैं 4 दीवारी और एक छत के अंदर सोया हुआ था, मगर फिर भी मेरे शरीर पर इतनी तेज हवा लग रही थी जैसे मैं खुले में सोया हुआ हूं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? कमरे में जो एक खिड़की थी वो पहले से ही बंद थी, दरवाजा भी मैं बंद करके सोया था। खैर पलंग के एक ओर पड़ी रजाई को उठाकर मैंने अपने मुंह तक ओढ़ लिया। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ी गर्मी आई, मगर नींद उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। बहुत देर तक रजाई के अंदर होने की वजह से मुझे घुटन सी होने लगी, इसलिए मैंने अपना सिर बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने अपना सिर बाहर निकाला तभी मेरी नजर मेरे सर के ऊपर एक बहुत ही घने पेड़ पर गई। मैंने तुरंत अपने आसपास देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अब मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था। तभी मैंने महसूस किया कि मैं किसी पलंग पर नहीं बल्कि एक मिट्टी के टीले पर लेटा हुआ हूं। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आंख मीचने लगा। और जब आंख मीचकर जैसे ही दोबारा आंख खोला तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मैं उसी कमरे में था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि यहाँ कुछ सही नहीं है। लिहाजा मैं उस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और हॉल में आकर उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था, मगर मुझे वो आदमी हॉल में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिस वजह से मुझे उसी वक्त वहां से निकल जाना ही बेहतर लगा और मैं वापस अपने कमरे में सामान लाने चला गया। सामान समेटकर मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा,
तभी अचानक मेरे सामने वही आदमी आकर खड़ा हो गया, मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और चेहरे पर किसी धारदार खंजर के निशान थे। उस आदमी के हाथ में भी एक धारदार खंजर था और वो लगातार मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस वक्त पर मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, मगर तभी मेरी नजर उस कमरे में लगी कांच की खिड़की पर गई। उस खिड़की में किसी भी तरह की कोई रेलिंग नहीं थी। मैं तुरंत उस खिड़की की ओर भागा और खिड़की खोलकर तुरंत नीचे कूद गया। हालांकि थोड़ी बहुत चोटें आई, मगर उस वक्त मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं बैठकर चोट सहलाऊं, लिहाजा मैंने वहां से दौड़ लगा दी। भागते वक्त मैंने एक दफा पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन वहां ना तो वो घर था और ना ही वो आदमी। दौड़ते दौड़ते मैं सीधे स्टेशन पहुंचा। पूरी रात किसी तरह से स्टेशन में ही गुजार दी। हालांकि मुझे तब भी डर लग ही रहा था कि कहीं वो आदमी यहां फिर से ना आ जाए, इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया। वहां जाकर मैंने स्टेशन मास्टर को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि वो आदमी एक चोर हुआ करता था। लोगों को इस तरह से लूटना उसका काम था और वो अपने इस काम को उसी जगह पर अंजाम देता था। मगर एक दिन उस चोर का पाला किसी गलत आदमी से पड़ गया। उस मुसाफिर ने उस चोर को जान से मार डाला। तब से उसी की आत्मा भटकती है। हालांकि अब भी वो आत्मा लोगों को उसी जगह पर ले जाती है, मगर लूटने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें जान से मार डालने के इरादे से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।